चल ठीक है, शुरू करें अपन। ठीक है, तो पिछले 2 दिनों में आज 6वां दिन है और इसमें हमने 2 ज्ञान देख लिए, अस्तित्व दर्शन ज्ञान और मानवीय जीवन ज्ञान। और नागराज जी ने 3 ही ज्ञान की बात कही है, 3 ही ज्ञान है, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। तो अस्तित्व दर्शन ज्ञान हमने बहुत बढ़िया से देखा, जीवन ज्ञान देखे कल तक में हमने देखा। अब ये 2 ज्ञान के आधार पर, इन 2 ज्ञान के आधार पर निकलता है सुखपूर्वक जीना कैसे है। इसके लिए हम देख रहे हैं मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। तो ये निकला है इन 2 ज्ञान के आधार पर। और फिर ये तीनों ज्ञान से जब आगे जाएंगे तो ज्ञान पूर्वक जो एक विवेक की बात हुई और विज्ञान की बात हुई कि अभी जो स्थिति परिस्थिति है हम जिए कैसे, वो निकल के आता है। ठीक है, तो मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान को जब देखते हैं तो इसके 3 भाग हैं जो अपन इसमें देख रहे हैं पीपीटी में। मूल्य है, मूल्य हम देखेंगे, एक एक मूल्य को आज हम लोग समझेंगे दिन भर में। मूल्य का मतलब संबंध में न्याय। तो मूल्य पूर्वक जब हमको मूल्य की समझ होती है, मूल्य की समझ होती है तो हम संबंधों के साथ निर्वाह कर पाते हैं और फिर संबंधों में न्याय घटित होता है। ठीक है, न्याय की परिभाषा याद है ना, 4 लेवल पे न्याय की परिभाषा हुई थी। पहला था, ध्यान है, संबंध की पहचान, निर्वाह करना, संबंधों में निर्वाह, परस्परता में मूल्यांकन और उभय तृप्ति। तो जब मूल्यों का पता होता है तभी मूल्यांकन कर पाते हैं। तो इसलिए हम आज मूल्य को समझेंगे, एक एक संबंध को समझेंगे। और फिर दूसरा इसका भाग है चरित्र। समाज में हम कैसे जिए, है ना, जिनके साथ भी हम जी रहे हैं तो समाज में हमारे जीने का क्या स्वरूप होगा। केवल परिवार में तो जीते नहीं रहेंगे, समाज में भी जीना होता है। तो समाज में जीने का स्वरूप क्या होगा, ये नागराज जी ने बताया चरित्र के रूप में। स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार, इस तरह से हमारा चरित्र बनता है, एक मानव का चरित्र। तीसरा है नैतिकता। जब हम, और जो तीसरा सोपान बोल रहा है वहाँ तक भी पहुँच गए जहाँ पे कुछ नीतियाँ बनती हैं, कहीं पे भी जीने के लिए कुछ नीतियाँ बनती हैं। जैसे कि परिवार में भी देखें तो परिवार में हम कुछ नीति बनाते हैं जिसको हम छोटे मोटे नियम कायदे बोल देते हैं कि हम इस तरह से परिवार में रहते हैं, इस तरह से रहते हैं, है ना। तो वैसे ही जब हम और बड़े स्तर पे जाते हैं तो वहाँ पे कुछ नीतियाँ बनाते हैं। तो इन नीतियों को यहाँ पे हम देखेंगे। तो नीतियाँ क्यों बनती हैं, ताकि तन मन धन का सदुपयोग हो पाए। तन यानी शरीर, मन यानी हमारी मानसिकता, जो पूरा जीवन हमने देखा कि मानसिकता का भी संरक्षण हो पाए, सदुपयोग हो पाए, तो उसके लिए उसका सदुपयोग हो पाए। और हमारा जो धन है, धन यानी कि जो भी वस्तुएं हैं, प्राकृतिक रूप से जो भी वस्तुएं मिली हुई हैं उन सभी का सदुपयोग हो पाए, सुरक्षा हो पाए। जैसे कि ये बिल्डिंग है तो ये बिल्डिंग का सदुपयोग हो पाए, इसकी सुरक्षा हो पाए। ठीक है, तो इसके लिए नैतिकता। तो नैतिकता क्या चीज़ है इसको भी हम ब्रीफ में देखेंगे लास्ट में। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों से मिलके हम समझेंगे मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। इसमें 3 भाग, मूल्य, चरित्र और नैतिकता। ठीक है, तो ये 3 ज्ञान इस तरह से पूरे होते हैं। तो आज दिन भर में हम लोग मूल्य को देखेंगे और फिर ये मूल्य, चरित्र, नैतिकता, ये जो 2 हमने देखा ऊपर, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, अब बीच में लिखा है विवेक और विज्ञान। तो अब हमको केवल ज्ञान हो गया, केवल समझ हो गई, उतने से होगा नहीं। हमको अब अपना विवेक भी लगाना होगा कि मेरा लक्ष्य क्या होगा, इसकी हमको स्पष्टता हो जाए। उस लक्ष्य के लिए हमारी दिशा क्या होगी, ये लिखा है दिशा। उसके लिए हम किस दिशा में चले, हमारी क्या दिशा हो। कई लोगों को लगता है अब मैं परिचय शिविर कर लिया, अब मैं क्या करूं, 6 महीना कर लिया, अब क्या करूं, नौकरी छोड़ दूं कि करते रहूं, बच्चे को यहाँ स्कूल में डालूं कि वहाँ डालूं, यहाँ रहूं कि वहाँ रहूं। खूब सारी चीज़ें आती हैं। तो हमारी क्या क्या स्थिति परिस्थितियां हैं परिवार में, हमारी आर्थिक स्थिति परिस्थिति क्या है, परिवार के बाकी लोगों की स्थिति परिस्थिति क्या है, उस आधार पे हम निर्णय लेते हैं
फाइनली महत्वपूर्ण बात क्या है, इतना कुछ सुनने के बाद में हमने निर्णय क्या लिया। फाइनली तो निर्णय ही लेना है हमको, तो हम निर्णय क्या लें, उसके लिए हमको ज्ञान, विवेक और विज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। मूल में ज्ञान तो होता ही है, ज्ञान के प्रकाश में विज्ञान, विवेक और विज्ञान। ठीक है, तो इस तरह से पूरा जीने का डिज़ाइन नागराज जी ने प्रस्तुत किया हुआ है। इसी जीने के डिज़ाइन को सामाजिक ढांचा कैसे बनेगा, तो एक जागृत मानव से, ये वाले जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं, सबसे राइट वाला जो मेरा बोर्ड है, तो एक मानव से लेके और फिर उसका एक परिवार, जिसमें कि नागराज जी कह रहे हैं 10 लोग होंगे, लगभग 10 लोग होंगे, है ना। 10 लोग कैसे होंगे, माता पिता हैं, है ना, माता पिता जो 2 बुजुर्ग हैं, फिर उनके मान लो 2 बच्चे, फिर उनके पति या पत्नियाँ, उनके पति या पत्नियाँ, इनके 2 बच्चे, 4 बच्चे हो गए। 4 ये बीच वाले माता पिता और फिर वो बड़े वाले बुजुर्ग वाले 2 माता पिता, है ना। तो ऐसे करके लगभग 10 लोगों के परिवार का डिज़ाइन को नागराज जी प्रपोज कर रहे हैं। ठीक है, और फिर ऐसे ही 10-10 लोग, ये सारे समझदार लोग होंगे, बच्चों को समझदारी की शिक्षा दे रहे होंगे। तो इस तरह से आगे कर चलते चलते विश्व परिवार तक के, जब आप इसको काउंट करोगे ना 10-10 सोपान को, तो पूरे, अभी जनसंख्या कितनी है विश्व की, 800 करोड़ लगभग, है ना। 1000 करोड़ लोगों के, 1000 करोड़ तक के लोग कैसे जी पाएंगे एक विश्व परिवार के रूप में। जैसे हम 10 का एक परिवार बोल रहे हैं, वैसी जो पहले सोपान में 10 का परिवार बोले, दूसरे सोपान में 10-10-10-10 करके 10-10 लोगों के करके 10 परिवार। ऐसे करते करते जब मैथमेटिकली काउंट करेंगे, सिंपल मैथ्स लगाएंगे, 10 सोपान तक में 1000 करोड़ की गिनती आती है। तो 1000 करोड़ लोग कैसे जी पाएंगे एक विश्व परिवार के रूप में, जहाँ पे कोई शक्ति केंद्रित शासन नहीं होगा, या मतलब ऊपर में कोई बैठा हुआ नहीं होगा जो हमको आदेश देगा, नियम कायदे बताएगा। ये नीचे से ऊपर का डिज़ाइन, अभी अपन ने ऑडियो में सुना ना, नीचे से ऊपर का डिज़ाइन, यानी कि एक जागृत मानव होगा, एक जागृत मानव होगा परिवार में, धीरे धीरे बाकी लोग भी जागृत हो ही रहे हैं। तो ये जागृत मानव लोगों का 10 लोगों का परिवार का डिज़ाइन है। यहाँ से एक शुरुआत होते होते विश्व परिवार तक पूरा तालमेल बना रहेगा। ठीक है, और सब मिलजुल के पूरा विश्व परिवार तक कैसे जिएंगे, बहुत सुंदर डिज़ाइन दिया हुआ है नागराज जी ने। ठीक है, तो उसको एकदम डिटेल में तो परिचय शिविर में अपन नहीं जाएंगे, जब अब हम किताबें पढ़ते हैं तो उसमें पूरा डिज़ाइन बहुत बढ़िया से आया होता है। ठीक है, तो अभी के लिए हमने इतना बताया। अब जब इसमें आगे बढ़ते हैं, अब ये जीने वाला भाग शुरू हो रहा है हमारा। ठीक है, तो जीने वाले भाग में देख रहे हैं मानव के जीने में 4 आयाम 5 स्थिति बोल रहे हैं। तो आयाम का क्या मतलब हुआ, किस किस तरह से हम जीते हैं, है ना, कौन कौन सी जगह पे हम जीते हैं। तो 4 आयाम में मानव जीता है, कोई भी मानव 4 आयाम में जीता ही है ना। कैसे, तो कोई भी समझ होती है उसकी, या कोई मान्यता होती है, उस मान्यता के आधार पे हम विचार विमर्श करते हैं, विचार करते हैं, सोचते विचारते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, है ना। और फिर ये सोचना विचारना, 1 और 2 नंबर जो है ये ऊपर का, ये हमारे में चल रहा है, जो जीवन क्रिया देखे थे वहाँ पे चल रहा है। अब वहाँ से जो हुआ उसके बाद कुछ व्यवहार होता है और कार्य होता है, मानव मानव के बीच में व्यवहार और कार्य। तो हर मानव में जब देखते हैं तो 4 आयाम के साथ में है, कोई भी मानव, हर मानव 4 आयाम के साथ में है। तो यहाँ जागृत मानव की जब अपन बात करें तो वो अनुभव संपन्न हो चुका है, अभी तो हम हुए नहीं हैं, है ना, कुछ कुछ समझते जा रहे हैं। जागृत मानव अनुभव संपन्न होगा, अनुभव वाली समझदारी होगी। तो अनुभव, विचार, अनुभव की रोशनी में विचार, जो अपन ने 10 क्रिया देखी थी इसलिए हमने जीवन ज्ञान को पहले कर लिया, अब हम ये बात को समझ पाएंगे आसानी से। अनुभव हुआ, उस आधार पे अब विचार, वो जो 4.5 क्रिया में जो हो रहा था, जहाँ पे हम योजना बनाते हैं कि अब हम आगे कैसे चलेंगे, अपने परिवार में कैसे चलेंगे, परिवार के साथ जो दूसरे परिवार हैं, और भी परिवार, अकेला परिवार तो जी नहीं सकता, दूसरे परिवारों के साथ में कैसे जिएंगे, बच्चों की शिक्षा है,
बुजुर्गों का स्वास्थ्य है, बच्चों का भी स्वास्थ्य है, हमारा भी स्वास्थ्य है, परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ हम काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों का विचार करते हैं। किसकी रोशनी में? अनुभव की रोशनी में। अब हमारे पास अनुभव है, जागृत मानव की बात करें तो अनुभव है, अनुभव के आधार पे विचार, यहाँ पे निर्णय लिया। अब मानव की परस्परता में व्यवहार होगा। मानव और मानवेतर प्रकृति यानी बाकी की 3 अवस्थाएं, उनके साथ जो भी करेंगे उसको बोले कार्य। उनके साथ यदि उत्पादन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जैसे हम गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, है ना, उनका साथ जो भी कर रहे हैं वो सारा कुछ कार्य हुआ। ठीक है, तो 4 आयाम के साथ में हर मानव है। अब यही मानव अपने परिवार में क्या करता है? पहले तो स्वयं के साथ में भी कुछ व्यवस्थित है ना, तो स्वयं के साथ में जीता ही है। अपन ने पहले दिन देख, कुछ बोल रहे हो? माइक, वहाँ पे माइक। ये जो आयाम है ना, उस आयाम को जीवन क्रिया में आप लोगों ने देखा है। अभी कितनी क्रिया थी? 10 क्रिया थी, याद है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें क्या लिखा था? आत्मा, ध्यान है, ये मन है, ये वृत्ति है, ये चित्त है और बुद्धि है। ठीक है, तो इसमें जो तुलन है उसमें आधा रहता है बोल रहे हैं। तो फिर लाल, तो हम लोग कैसा डिज़ाइन बनाए थे? ध्यान है, ऐसे करके ऐसे किए थे, ये 4.5, और ये वाला अपन ने बनाया था 5.5। ये कितना था? 5.5, और ये कितना था? 4.5। ठीक है, और फिर उसके बाद एक और चीज़ बनाए थे कि बाहर क्या लिखे थे? शरीर लिखे थे। ऐसा मन से शरीर जुड़ा रहता है और क्या करता है? कार्य करता है और व्यवहार करता है। तो ये जो कार्य और व्यवहार करता है, तो यही है, ये है कार्य आयाम, ये है व्यवहार आयाम, ये है विचार आयाम। इसी को बोल रहे हैं विचार आयाम है। और ये जो है इसको बोल रहे हैं अनुभव आयाम। अनुभव आयाम, ये 4 आयाम लिखे ना, ये है अनुभव आयाम, ये है विचार आयाम, ये है कार्य आयाम, और ये है व्यवहार आयाम। तो इसी को पिक करके लाए। ये आया कार्य आयाम, ये आया व्यवहार आयाम, ये आया विचार आयाम और अनुभव आयाम। तो ये अभी हमारे पास नीचे ये अभी हमारे पास नहीं है बोल रहे हैं, जागृत मानव के पास होता है। तो हमारा ऐसे काम चल रहा है। ये 4.5 है, ये 4.5 आयाम है, ये 5.5 है। तो इसकी हमारे पास पूर्ण समझ की कमी है। तो व्यवहार आयाम, कार्य आयाम, तो मानव के पास कुल 4 आयाम होते हैं, हर किसी के पास होते हैं। तो इस तरीके से इसको जोड़ना था। ठीक है, बाकी मीनाक्षी। ठीक है, तो अपन ने 4 आयाम देखा। अब 4 आयाम के साथ में हर मानव जीता ही है। ठीक है, तो कैसे जीता है? पहले दिन हम जब देखे थे, याद है, 4 स्तर बताई थी, जीने के 4 स्तर। तो अपने आप में हम अपने किसी समझ के साथ, विचार के साथ होते ही हैं। तो जो स्थितियां हैं जीने की, है ना, तो पहले अपने आप में जीते हैं, अपने आप में, अपने किसी विचार के साथ, अपनी किसी समझ के साथ में हर कोई जीता ही है। कोई व्यवहार करना ही चाहता है, किसी भी तरीके का कार्य करना ही चाहता है। तो ये 4 आयाम हुए, 5 स्थितियाँ, 5 जगह पे हम जीते हैं। 5 जगह पे हमारा जीना होता है। पहला है स्वयं के स्तर पर जीते ही हैं। कोई सोच विचार चल रहा होता है ना, अपने कुछ मान्यताएं होती हैं, है ना, तो स्वयं के स्तर पर जीते हैं। स्वयं के स्तर पर बने रहते हुए, स्वयं के स्तर पर जब हैं तो ये सब हमारा है ही, ये हमारे में बना हुआ है ना। इन सभी के साथ में हम स्वयं के स्तर पर हैं। दूसरी स्थिति, सभी किसी न किसी परिवार में रहते ही हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास है, जो हमें को मिली हुई है, एक बच्चा भी जब पैदा हो रहा है, मिनिमम एक परिवार तो उसके पास है, एक माँ तो है ही, है ना। तो इन सभी के साथ में रहते हुए एक परिवार में जीना होता है।
अब ये जो परिवार है, ये परिवार है, ये किसी समाज का हिस्सा है, किसी समाज का हिस्सा है, ये परिवार रहता ही है और इसमें हम बने ही हुए हैं, है ना। ये परिवार में भले ही ये अब हमारा एक पूरा परिवार हो गया, ये पूरा परिवार अब एक यूनिट हो गई, है ना, है ना। तो अब जैसे जब इसमें देखेंगे तो ये 4 आयाम के साथ में, मान लीजिए ये वाला जो व्यक्ति जिसके ऊपर लाल कलर का सर्कल है ना, ये अनुभव, विचार, व्यवहार, कार्य 4 आयाम के साथ में ये है ना, वो जो पहली वाली स्थिति स्वयं, है ना। अब ये किसी परिवार में है, इस परिवार में है तो अपनी मौलिकता के साथ ये बना हुआ है, अपने अनुभव, विचार, व्यवहार और कार्य में उसकी जो भी स्वीकृति है उसके साथ बना ही हुआ है और फिर ये कुछ वो व्यवहार और कार्य कर भी रहा है। अब ये जो पूरा परिवार है, अगला जो सोपान है जिसको हम दूसरा सोपान बोल रहे हैं या फिर वहाँ पे अभी मैं लिखूँगी समाज, है ना। तो ये पूरा परिवार यहाँ पे है ही, एक प्रतिनिधि के रूप में ये यहाँ पहुँचा ही हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे है ही अपने इन 4 आयाम के साथ में, अपनी एक मौलिकता के साथ में ये यहाँ पे भी है, ठीक है, ये पूरे परिवार के प्रतिनिधि के रूप में। और ऐसे ही फिर इनमें से एक प्रतिनिधि जो आगे जाता है, जो अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से परिवार में ये है ही। फिर आ गया समाज, फिर चौथा है राष्ट्र, किसी न किसी देश में रहते ही हैं तो उस देश में भी है तो इन 4 आयामों के साथ में है, ठीक है, देश में। और फिर अंतर्राष्ट्र, स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र। तो अंतर्राष्ट्र में कई बार बोलोगे कि हम तो नहीं जीते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका प्रभाव तो हमको पड़ता ही है ना। यूएसए में राष्ट्रपति कौन बन गया, है ना, इजराइल में जो लड़ाई हो रही है उसका क्या हो गया, अरे कितनी गड़बड़ हो गई, वो वाले देश में ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया। तो हम उससे प्रभावित होते ही हैं, हम हैं ही, है ना। तो हम कहीं से कटे हुए नहीं हैं, जुड़े हुए हैं पूरी तरह से और वहाँ पे इन 4 आयाम के साथ है ही। तो जब हम जागृत मानव की बात करते हैं तो जागृत मानव इन 4 आयाम के साथ में होंगे ही, स्वयं के रूप में होंगे, अपनी एक इंडिविजुअलिटी के साथ, अपनी एक मौलिकता के साथ में, अपने परिवार में उनके जो भी दायित्व होंगे, कर्तव्य होंगे, जिम्मेदारियां होंगी, उनको पूरा कर ही रहे होंगे, है ना। और यदि वो जागृत व्यक्ति हैं तो दूसरों को समझदार बनाने का प्रयास कर ही रहे होंगे, अपने परिवार में भी, समाज में भी, अपने इन 4 आयाम के साथ में रहेंगे ही। राष्ट्र के स्तर पर ये जो जागृति है, ये जो अपन ज्ञान की बात बोल रहे हैं, ये सब तक कैसे पहुंच जाए, इसके लिए ये कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। हमने नागराज जी का सुना ही, जीवनी IIT दिल्ली गए थे और फिर कितने सारे शिष्य पूरे देश भर के उनके हैं ही। राष्ट्र के स्तर पर अपन देखते हैं। एक और बात जो हम बोले, वो हमेशा ये सोचते थे कि सर्वशुभ कैसे घटित होगा इस धरती पर, सर्वशुभ कैसे होगा, सर्वशुभ कैसे होगा, क्या मतलब हुआ कि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था कैसे बन जाएगी। ये जो अभी हम केवल परिवार की बात करते हैं, 10 लोगों का परिवार, ये पूरे विश्व परिवार तक के कैसे तालमेल के साथ में जी पाएंगे, ये मैं विचार करता हूँ, ऐसा बोलते थे वो, है ना। क्योंकि अभी तो ऐसी स्थिति परिस्थिति है नहीं, लेकिन वो इस बारे में सोचते थे और ऐसे राष्ट्र के बाहर के भी उनके शिष्य हैं ही, है ना। तो क्या हुआ, ये और ये के बीच में जब तालमेल होता है, अभी क्या दिक्कत होती है, अभी हम अपने कुछ इन आयामों के साथ में परिवार में रहते हैं, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है परिवार का ही, उसके अपने कुछ विचार होते हैं, अपने व्यवहार करने का तरीका, कार्य करने का तरीका। तीसरा कोई परिवार का व्यक्ति है, उसका अपना कोई विचार, व्यवहार, कार्य। ये जो अनुभव वाला भाग है, ये 5.5 वाला चूंकि हमारा पूरा नहीं है तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, विचार में भिन्नता हो जाती है, इसलिए परिवार में तालमेल नहीं हो पाता। सुबह हमने देखा हमारे में ही तालमेल नहीं हो पाता, मन कुछ और बोलता है, वृत्ति में कुछ और चल रहा होता है, मन और वृत्ति में ही तालमेल, स्वयं में ही हम व्यवस्थित नहीं हो पाते। तो जब हम इस ज्ञान पूर्वक और विवेक और विज्ञान पूर्वक हमारे में जब ये तालमेल हो जाएगा, 4 आयाम और 5 स्थिति में संतुलन, 4 आयाम यानी मैं एक व्यक्ति के रूप में और फिर मैं परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में संतुलन को देख पाऊंगी, हम देख पाएंगे, आप देख पाएंगे। तो इसी को बोले
सर्वतोमुखी समाधान। 4 आयाम और 5 स्थिति में संतुलन का नाम ही है सर्वतोमुखी समाधान। हमने पहले दिन देखा था समाधान बराबर सुख, ठीक है। तो जब 4 आयाम में तालमेल होगा किसी व्यक्ति में, यानी कि वो समाधान के साथ में है, समाधान के साथ में स्वयं में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। जब वो परिवार में जीता है तो परिवार में जितने भी तरह के कई तरह की जो विधाएं होती हैं कि बच्चे को पालना है, अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना है, अतिथि आएंगे तो हम क्या करेंगे, किस तरह का खाने का देंगे, हमारे परिवार में खान पान का टाइमिंग क्या होगा, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, है ना। हर चीज़ के समाधान के साथ में होंगे। समाज में जाएंगे वहाँ पे और कई तरह का समाधान आएगा। समाज में अब शिक्षा की बात होगी, स्वास्थ्य की बात होगी, है ना। सभी और दूसरे परिवारों के साथ में अब हमको क्या विनिमय करना है, कुछ उत्पादन किए हैं, है ना, दूसरा परिवार कुछ उत्पादन किया है तो आपस में हम कैसे एक्सचेंज करेंगे, ये बातें होंगी। यहाँ से वहाँ जाना है तो कैसे आएंगे जाएंगे, ये बातें होंगी। तो यहाँ का भी हमको समाधान चाहिए। फिर राष्ट्र के स्तर पे कुछ और तरह का समाधान, अंतर्राष्ट्र के स्तर पर और कई तरह का समाधान। तो फाइनली हमको हर स्तर पर समाधान चाहिए। समाधान की कई विधाएं होंगी, कई मुख हैं, कई मुख हैं, सर्वतोमुखी मुख। हर मुख का समाधान जब हमको मिल जाएगा, 4 आयाम के साथ जब होंगे, इन 5 स्थितियों पे जब भागीदारी होगी, ऐसा जीना होगा तो सर्वतोमुखी समाधान होगा। इसी का एक और नाम बोले अभ्युदय। सर्वतोमुखी समाधान को ही बोले अभ्युदय। अभ्युदय तो जो संस्थान का नाम है, ये संस्थान का नाम अभ्युदय संस्थान है ना। तो कुछ इसी शुभ आकांक्षा, शुभ कामना के साथ में ये नाम रखा गया कि ये 4 आयाम और 5 स्थिति, ये जो बात हम बोल रहे हैं, ये सब तक पहुंच पाए, है ना। सभी अभ्युदय के लिए प्रयासरत हो पाए, उस दिशा में आगे बढ़ पाए। तो शायद इसीलिए अभ्युदय संस्थान ये नाम रखा गया। तो ये 4 आयाम 5 स्थिति की बात हुई। अब इसी में जब आगे देखते हैं, ये रहा 4 आयाम और 5 स्थिति। तो मानव का जीना 5 स्थितियों में होता है और उन 5 स्थितियों में वो 4 आयाम के साथ रहता ही है, ठीक है। तो एक ये बात हो गई। अब इसके साथ ही साथ एक और बात यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। जब ये जो 5 स्थितियाँ देख रहे हैं, है ना, तो मानव क्या रहेगा, स्वयं में समाधान के साथ में रहेगा तभी सुखी होगा, है ना। तो स्वयं में समाधान, यानी कि एक व्यक्ति के रूप में, व्यक्ति में कहीं पे लिखाया है क्या, ये इधर पे लिखा हुआ है, ठीक है। व्यक्ति में, हर व्यक्ति में समाधान होगा। समाधान होगा यानी कि जो अनुभव, विचार, व्यवहार, कार्य में संगीतमयता, तालमयता, है ना, तालमेल बना रहेगा। तो हर व्यक्ति में समाधान होगा। ऐसे ही हर समाधानित व्यक्ति, जैसे ये देख रहे हैं, हर समाधान संपन्न व्यक्ति, परिवार में हर व्यक्ति समाधान संपन्न होंगे, या यदि बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो वो शिक्षा मिल रही होगी, तो सारे लोग समाधानित होंगे उस परिवार में, और वो परिवार अपनी समृद्धि के लिए काम करेगा। सभी लोग मिलके ऐसा काम करेंगे कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाएँ, और जो भी आवश्यकताओं की वस्तुएं हैं वो आवश्यकता से अधिक हों। समृद्धि का मतलब हमने देखा था परिभाषा, कल 2 परिभाषाएं देखी थी समृद्धि की। ध्यान है किसी को? ध्यान है? कल जल्दी जल्दी आखिरी में देखे थे। हाँ भैया बताइए बताइए। माइक इधर है, 2 माइक है, दोनों चल रहा है कि नहीं चल रहा? बताइए समृद्धि की परिभाषा। पहला तो हेलो हेलो नहीं चल रहा क्या? दूसरा वाला चल रहा है भैया, देखिएगा। आज माइक की क्राइसिस क्यों हो गई? हेलो हेलो बढ़िया, इधर और माइक आ गया है, पता नहीं क्यों। हेलो
जी। समृद्धि का मतलब है कि परिवार की आवश्यकताओं से अधिक प्लस सुख। ठीक है, परिवार की आवश्यकताओं से अधिक, वहाँ तक ठीक है, प्लस सुख, इसलिए बोल सकते हैं कि वो रहेगा तो हम सुखी तो रहेंगे ही, है ना, सुखपूर्वक हम उसको पा जाएंगे। तो आप अपने से एक सुख को ऐड किए हैं, तो ठीक है, कल्पनाशीलता है मानव में, तो मानव कर देता है कुछ भी, है ना, तो बढ़िया है, अच्छी कोशिश है ना। तो परिवार की आवश्यकताओं से अधिक, आवश्यकता से अधिक, है ना, तो इसको बोले समृद्धि। समाधान की परिभाषा किसी को याद है? समाधान की परिभाषा कुछ बोल रहे थे दीदी? समाधान पहले या दूसरे दिन हम खूब बात किए थे। हाँ, किसी कार्य या घटना की समझ होना समाधान है। बढ़िया। हर क्यों और कैसे का उत्तर समाधान है। हाँ, है ना। तो हमने दो परिभाषाएं देखी थी समाधान की, क्यों और कैसे का उत्तर होना, हर क्यों और कैसे का उत्तर, है ना। तो समाधान की दो परिभाषा देखी थी, और भी बताया नागराज जी ने, बहुत सुंदर सुंदर, जैसा जैसा संदर्भ आता गया है वैसा वैसा। तो हर क्यों और कैसे का उत्तर, और क्यों और कैसे में कितना, कहाँ, ये सब कुछ शामिल है। क्यों और कैसे का उत्तर। दूसरी परिभाषा बोले हर क्रिया या घटना के नियम की समझ होना, है ना, के नियम की समझ होना ही समाधान है। कोई भी क्रिया या कोई भी घटना हो रही है, किस नियम से हो रही है। अब चूंकि हमने देखिए अस्तित्व दर्शन पढ़ लिया, जीवन ज्ञान पढ़ लिया, तो अब हमको अस्तित्व के नियम बहुत सारे पता चल गए कि इस नियम से चलते हैं। पहले दिन जब हमने इसको सुना था तो हमको वो नियम का ठीक से नहीं पता था। आज हमको बहुत सारा पता है कि अच्छा अस्तित्व ऐसा होता है, अच्छा जीवन ऐसे काम करता है ना। तो अब हमको ये नियम पता है, काफ़ी कुछ और गहरा पढ़ेंगे और गहराई से नियम पता चलेगा। तो ये समाधान है। तो जो व्यक्ति के ये जो 10 परिवार के सदस्य हैं, सभी समाधान के साथ होंगे, यानी कि सभी को हर क्यों और कैसे का उत्तर पता है, सभी को हर क्रिया या घटना के नियम की समझ है। तो सोचिए लड़ाई क्यों होगी, 10 के 10 साथ में रहेंगे, कितना सुंदर रहेंगे, है ना। सबको नियम पता है कि ये ऐसा बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, अच्छा ये उस जगह से बोल रहा है, अच्छा ये ऐसे सोच के बोल रहा है ना। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही नहीं, है ना दीदी। पीछे जब सबको नियम पता है, ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, तो आपस में लड़ाई होगी ही नहीं, है ना। तो ये हो गया समाधान। अब आ जाते हैं समृद्धि। परिवार में हमको समृद्धि चाहिए। एक और बात, जब क्रिया या घटना के नियम की समझ होगी तो परिवार शिकायत से मुक्त होगा, आपस में किसी को किसी से कोई कंप्लेन ही नहीं होगी, कोई किसी कंप्रोमाइज़ ही नहीं करना पड़ेगा। अभी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, सभी करते हैं, है ना। जो दबाव डालता है वो भी कहीं ना कहीं करता ही है ना। तो कॉम्प्रोमाइज़ जैसी कोई चीज़ होगी नहीं। समृद्धि को बोले आवश्यकता से अधिक उत्पादन, है ना। आवश्यकता से अधिक, जो भी हमारी आवश्यकता की वस्तुएं हैं उससे अधिक होना, आवश्यकता से अधिक। दूसरी परिभाषा कल देखे थे, अभाव का अभाव, जो भी अभाव है हमारे में उसका भी अभाव हो गया, है ना, अभाव का अभाव। तो हर परिवार समाधान के साथ तो होगा ही, समृद्धि के साथ भी होगा, तृप्त होगा, है ना। समृद्धि होने से तृप्त होगा वो, ठीक है। समाज में जब जाते हैं, देखिए यही 5 आयाम है, इसी को 4 तरह से बोल रहे हैं, है ना। यहाँ पे व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र बोल रहे हैं। यहाँ पे हम बोल रहे हैं व्यक्ति, परिवार, समाज और प्रकृति। एक्चुअली बात वही है ना। समाज में समाधान, समृद्धि, अभय तो रहेगा ही। देखिए ये जो वो लगा हुआ है, डू लगा हुआ है, ये है ही, ऊपर वाला है ही। गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया ही रहेगा, है ना। तो सह अस्तित्व गुरु मूल्य है, अभयता इन लोगों का गुरु मूल्य है। तो गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया है। तो परिवार में, व्यक्ति में समाधान, हर व्यक्ति में समाधान होगा, हर परिवार में समाधान और समृद्धि के साथ में होगा हर परिवार। समाज जो होगा, समाज में भी समाधान होगा, हर व्यक्ति समाधान के साथ में, वहाँ रहने वाले हर परिवार समृद्धि के साथ में।
जब समृद्धि के साथ में होंगे तो कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, कोई चोरी चकारी नहीं होगी, कोई किसी का शोषण भ्रष्टाचार ये सब करेगा ही नहीं, ये सब करेगा ही नहीं। तो समाज में भय कहाँ से आएगा? अभय हो जाएगा। तो समाज में अभयता होगी, और अभयता का मतलब क्या हुआ? विश्वास। अभयता का मतलब है सभी एक दूसरे पे विश्वास कर पाएंगे, प्रकृति पे भी विश्वास कर पाएंगे। 3 भय में हमने एक देखा था, प्राकृतिक भय, पाशविक भय और अमानवीयता का भय। तो हमको प्रकृति के नियम पता है क्योंकि समाधान के साथ में है, पशुओं के नियम पता है ना। मानव के ऊपर हमको अब विश्वास आ गया है, क्यों? क्योंकि सभी समाधान समृद्धि के साथ में है। तो सभी अब अभयता के साथ समाज में अभयता होगी, है ना। ये पहले तो हमारी मानसिकता में होगी और समाज में वो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। अब जब प्रकृति के स्तर पर देखेंगे तो सह अस्तित्व दिखाई देगा, यही संतुलन दिखाई देगा कि सभी जो चारों अवस्थाएं हैं संतुलन के साथ में हैं, क्योंकि मानव समृद्धि के साथ होगा। धरती को नुकसान पहुंचाए बिना, प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, तो संतुलन बना रहेगा, है ना। तो यहाँ पे जो समृद्धि है वो बिना शोषण के होगी, कोई शोषण नहीं, ना मानव का शोषण, ना ही प्रकृति की बाकी अवस्थाओं का शोषण, ठीक है। तो यहाँ से ही शोषण खत्म हो जाएगा, एक्चुअली यहीं से खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब उसको नियम की समझ है ना। तो ये जो 4 बातें आई, समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, तो ये जो 4 चीज़ें लिखे, व्यक्ति में समाधान, परिवार में समृद्धि, समाज में अभय और प्रकृति में सह अस्तित्व, इसी को बोले मानव लक्ष्य। अभी तक हम मानव लक्ष्य किसको बोल रहे थे? निरंतर सुख को, है ना, निरंतर सुख को लक्ष्य बोल रहे थे। अब हम जब थोड़ा सा 6वें दिन में आ गए हैं तो अब हम बोल सकते हैं कि मानव लक्ष्य है समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व। लक्ष्य मतलब जिसको हम पाना चाहते हैं, तो मानव इसको पाने के लिए सारे प्रयास जब करेगा तो वो सुखी होगा। मानव लक्ष्य आप सारी किताबों में देखोगे तो समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, है ना, कहीं कहीं पे सुख को भी लिखे हैं, है ना। तो ये पाकर मानव निरंतर सुखी होगा। तो अभी तक जैसे हमने मानव लक्ष्य निरंतर सुख को बोला, तो अब आप ये भी बोल सकते हैं मानव लक्ष्य है समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, ठीक है। तो ये मानव लक्ष्य है, ये पाकर मानव सुख, शांति, संतोष, आनंद को प्राप्त करेगा, ठीक है। इसको बोले जीवन लक्ष्य, सुख, शांति, संतोष, आनंद, ठीक है। तो ये दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ तक की बात। तो अब जब जीने की बात आई है तो मानो अब किस किस तरह से जीने वाली बात है उसको भी आगे देखते हैं। मैं बैठ जाती हूँ थोड़ा। अब आ जाते हैं, इतनी बातें अब हमने देख ली, जीना किस तरह से होगा मानव का, ये एक हमको ब्रीफ में थोड़ा मोटा मोटा पता चल गया। तो अब आ जाते हैं, कहाँ गई दीदी? पंचकोटि के मानव आ गए। दीदी वापस से आपका फेवरेट चार्ट आ गया ठीक है। तो अब अपने इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे कि और देखेंगे हम कहाँ पे हैं, है ना। कोई किसी का बताना मत, तुम यहाँ हो तुम यहाँ हो, नहीं बताना है ना। अपना अपना खुद को देखना है ना। नहीं तो लड़ते रहोगे, अरे नहीं तुम पशु मानो हो, नहीं नहीं तुम राक्षस मानो हो, है ना। और मैं तो भाई देव मानो हूँ, ये सब ना अपना अपना अपने में रखना है, ठीक है। चलिए, तो अब क्या दिख रहा है? मानव 5 प्रकार के हैं, नागराज जी कह रहे हैं, ठीक है। वैसे तो एकदम शॉर्ट में देखें तो 2 तरीके के मानव बोले, भ्रमित मानव और जागृत मानव, ठीक है। अमानव, भ्रमित को अमानव भी बोले और जागृत मानव बोले। फिर भ्रमित मानव की 2 कैटेगरी, ये ऊपर की 2 वाली 2 कैटेगरी, जागृत मानव की ये 3 कैटेगरी, ठीक है। तो टोटल 5 प्रकार के मानव, पंचकोटि के मानव, इसी को बोले, कोटि यानी प्रकार, ठीक है। तो अब कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मानव क्या है? पहले या दूसरे दिन की गोष्ठी में आया था, इसलिए ये वाला खुला भी था चार्ट, है ना, कि कैसे पहचान करेंगे। तो पहचान कैसे करेंगे? उसके स्वभाव से, विषय, दृष्टि से और उसका प्रमाण। प्रमाण यानी वो क्या दिखाता है, क्या चीज़ को वो प्रस्तुत करता है ना, उसको प्रमाण बोल रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा आगे कर लेती हूँ, मेरे को दिख नहीं रहा है। आप लोग को दिख रहा है ना? मैं ऐसे बीच में बैठूंगी तो दिख रहा है, ठीक है। तो स्वभाव क्या हुआ? स्वभाव मतलब जो उसमें बना हुआ है
है ना। तो वैसे तो ये जो पशु मानव राक्षस मानव है, इनका स्वभाव इधर उधर होता रहता है ना, ढुलमुल है ना, कोई एक चीज़ में स्थिर नहीं रह पाते। लेकिन फिर भी जो ज़्यादातर एक बना रहता है वो बोले उसमें जो है ना स्वभाव, उसका जो भाव है, भाव यानी मूल्य, उसकी मौलिकता, मूल्य यानी मौलिकता उसके अंदर में जो बनी हुई है वो उसका स्वभाव है। विषय का मतलब क्या हुआ, जिसमें उसने अपने सुख को देख रखा है, जहाँ से वो सुखी होने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, वो उसका विषय है। दृष्टि मतलब अपन समझ चुके हैं, है ना। दृष्टि किस दृष्टि से देख रहा है, उसके अंदर कौन सी दृष्टि है, इसको अपन देख चुके हैं। प्रमाण को अभी बता दी, वो क्या प्रस्तुत कर रहा है, किस तरह से वो दिख रहा है, बाहर जीने में कैसा है। तो जब पशु मानव को देखें तो पशु मानव का स्वभाव है, इसमें देखिए राक्षस और पशु मानव में दीनता, हीनता, क्रूरता, इसमें भी है दीनता, हीनता, क्रूरता। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, दीनता, हीनता, क्रूरता, ये पशु और राक्षस मानव में होती है, ठीक है। तो अब दीनता क्या है, दीनता का मतलब है, नागराज जी कह रहे हैं, अपने दुख को दूसरों से दूर कराने के लिए जो आश्रय की प्रवृत्ति है, अपने दुख को दूसरों से दूर कराने के लिए आश्रय की जो प्रवृत्ति है। अरे भैया मेरे से ये हो नहीं रहा, आप कर दो ना, अरे मेरे से नहीं बनता, आप कर दो, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाती हूँ, मैं तो कुछ नहीं होता है, आप ही बता दो, मेरे को नहीं आता है। ये इस तरह की जो प्रवृत्ति है ना। मैं आगे क्या पढ़ाई करूँ मेरे को नहीं पता, मेरे जो बड़े भैया बताएंगे, मेरी जो दीदी बताएगी मैं वो करूँगी, मेरे पापा मम्मी जो बोलेंगे ठीक है मैं वैसा कर लूँगी, खुद का कोई ज़्यादा विचार ये सब नहीं चल रहा है ना। ये हुआ दीनता प्रवृत्ति। हीन क्रूरता को पहले देखते हैं। क्रूरता क्या है, स्व अस्तित्व को, नागराज जी ने जो परिभाषा दी है, स्व अस्तित्व को बनाए रखने के लिए दूसरों के अस्तित्व को बलपूर्वक मिटाने की मानसिकता, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए दूसरों के अस्तित्व को मिटाने की जो मानसिकता है या प्रवृत्ति है, उसको बोले क्रूरता। यानी कि जो अपनी चलाता रहता है ना। अरे क्या बोल दिए, छोड़ो, तुमको कुछ आता नहीं है, मैं बताता हूँ, है ना। अरे इसको तो कुछ नहीं आता, अरे तुमको बोला ना ऐसा कर दो तो बस कर दो, उसका सुनना ही नहीं है ना। जो दूसरों पे दबाव डालता है, डोमिनेटिंग नेचर का है, बोलते हैं ना बहुत डोमिनेटिंग है, वो हो गया क्रूरता वाला भाग, है ना। कि वो चलाता है, वो लेकिन सोचता भी है, योजना भी बनाता है, लेके चलता है कई बार लोगों को, है ना। ऐसा नहीं कि बस बदमाशी ही करता है, अपनी मानसिकता, अपने विचार भी लोगों पे थोपता है ना। कार्य व्यवहार, ये चार आयाम है ना, ये लोगों पे थोपता है, वैसा करवाना चाहता है, मेरे जो निर्णय वही सही हैं, ऐसा बोलता है, इसी को करो बोलता है, ये हो गया क्रूरता। हीनता क्या हुआ, हीनता की एक परिभाषा दी है बड़ी अच्छी, विश्वासघात, सीधे सीधे विश्वासघात, है ना। हमको लगेगा अरे हम तो नहीं हैं ऐसे, है ना। जब गहराई से जाओगे, अब नागराज जी छोड़े थोड़ी ना है, हर चीज़ को और गहरा परिभाषित किए हैं। तो इसके चार और भाग कर दिए विश्वासघात में, छल, कपट, दंभ और पाखंड। अब इसके डिटेल में अपन अभी नहीं जाएंगे, मोटा मोटा क्या बोले, जैसे हैं वैसे खुद को नहीं दिखा रहे हैं। कई लोग हैं सामने में मीठा मीठा बोलते हैं, अरे भैया आप तो बहुत बढ़िया, और दीदी आप तो कितना बढ़िया, और थोड़ा दूर गए फिर उनकी बुराई शुरू कर दिए, है ना। या फिर सामने में बढ़िया बढ़िया जो भी है, जैसे हैं वैसे नहीं दिखा रहे हैं, कुछ और दिखा रहे हैं, या अपना काम निकलवाने के लिए जो बोलता है हाँ ठीक है ना सर, आप ठीक बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक है ना, हाँ में हाँ मिला रहे हैं। क्या हुआ, हीनता की प्रवृत्ति, ठीक है। अब ये तीन चीज़ें समझ में आ गई, अब हमको ये पशु मानव राक्षस मानव समझ में आ जाएंगे, ठीक है। पशु मानव में क्या हुआ, दीनता प्रधान, हीनता, क्रूरता, एकदम पशु चेतना बोले, है ना। दीनता उसमें प्रधान है, दीनता यानी कि आप ही मेरे, आपके शरण में आ गया, है ना, वैसा पशु जो बोल रहे हैं, एक्चुअली वही पशु जो आप सोच रहे हो, वैसा ही पशु टाइप का भाव, है ना, उस भाव में है। राक्षस मानव में क्या हुआ, क्रूरता प्रधान है, उसमें भी दीनता हीनता नहीं है, ऐसा नहीं है। दीनता हीनता क्रूरता हमेशा तीनों चीज़ें है ही, भ्रमित मानव में वो है ही, चाहे कितना भी नकार लो सभी में है। लेकिन पशु मानव में दीनता प्रधान है, राक्षस मानव में क्रूरता प्रधान है, ठीक है यहाँ तक। अब आ जाते हैं विषय में। विषय में ये जो जिसमें सुख माने हुए हैं पशु मानव राक्षस मानव, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, प्रजनन, है ना, तो इसी में सुख माने हुए हैं।
इसी में ही सुख मिलेगा सोचते रहते हैं और इसी में ही रत रहते हैं, इसी को ही करते रहते हैं, है ना, कभी इसको कभी उसको। दृष्टि क्या होती है ये अपन देख चुके हैं, बार बार देखे हैं, कल भी देखे हैं। तो इसमें प्रिय हित लाभ की दृष्टि होती है। मेरे को क्या प्रिय है, मेरे शरीर को क्या कंफर्टेबल लग रहा है, मेरे शरीर के लिए क्या सुविधाजनक है। लाभ, लाभ मतलब केवल वस्तु वाला लाभ नहीं होता कि मेरे को ज़्यादा वस्तु मिल जाए। लाभ मतलब क्या होता है, कई बार किसी से काम निकलवाने के लिए भी हम सोचते हैं ना, संबंध बना के रखते हैं, अरे भाई इसको पटा के रखो ये काम आएगा, है ना, ये भी लाभ है, लाभ की मानसिकता, लाभ की दृष्टि है। अब क्या हुआ, प्रमाण में पहुँचे, जिसके पास जो होगा वो उसका बंटन करता है। नागराज जी ने एक सूत्र दिया है, लिख देती हूँ, बहुत सुंदर सूत्र है। जिसके पास जो होता है वो उसका बंटन करता है या उसको बांटता है। जिसके पास जो होता है वो उसका बंटन करता है, तो जिसके पास जो होगा वो उसी को बांटेगा, है ना। मैं यदि खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, मैं खुश होकर आपसे मिलती हूँ, अरे दीदी नमस्ते, आपका मन थोड़ा मूड ऑफ भी है, मेरी स्माइल देख के आप भी अपने आप मजबूरी में स्माइल करोगे, है ना। और क्या होगा, कोई चिड़चिड़ा व्यक्ति है वो आके चिड़चिड़ा होके बात करेगा, आपका भी मन खराब ही हो जाएगा, चिड़चिड़ाहट आएगी, है ना। तो जिसके पास जो होगा वो वही बांटेगा, तो वो चिड़चिड़ाहट ही दिखाएगा, तो वो उसी को ही प्रकाशित करेगा। तो पशु मानव राक्षस मानव में स्वयं में ही व्यवस्था नहीं है। स्वयं में व्यवस्था नहीं है का मतलब क्या हुआ, ये जो ऊपर क्रियाएं देखिए जो बोर्ड में मैं दिखा रही हूँ, है ना, ये यहाँ पे ही व्यवस्थित नहीं है। हम देखें मन और वृत्ति में ही तालमेल नहीं है अभी, तो ये स्वयं में ही व्यवस्थित नहीं है, तो इसीलिए वो स्वयं में अव्यवस्था है, तो वो अव्यवस्था का ही प्रकाशन करता है। कहाँ पे प्रकाशन करता है, ये 5 स्थितियों में। स्वयं में भी अव्यवस्थित रहता है, चाहे वो उसकी दिनचर्या हो, चाहे वो उसके विचार हो, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है, मान्यताएं बदल जाती हैं, स्वीकृति बदल जाती है ना। परिवार में भी वैसी अव्यवस्था, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र, हर जगह पे वो अव्यवस्था का प्रकाशन करता है ना। मेरे को मिल जाए टाइप का बात रहता ही है ज़्यादातर, है ना, तो अव्यवस्था का प्रकाशन करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं मानव, देव मानव, दिव्य मानव। इसके पहले एक और सूत्र लिखती हूँ, ठीक है, वो भी क्योंकि आगे काम आता है। दूसरा सूत्र है, जो स्वयं में व्यवस्थित है वो अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी को कर पाता है ना। तो जो स्वयं में व्यवस्था है, जागृत मानव क्या होगा, स्वयं में व्यवस्था होगा, व्यवस्थित होगा और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करेगा। स्वयं में व्यवस्था, समग्र यानी पूरी व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी, भागीदारी कर पाएगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, सबसे छोटा, जिसको हमने सबसे छोटी वाली व्यवस्था बोला था, अवस्था बोला था, पदार्थ अवस्था। हम मिट्टी को लें, मिट्टी अपने आप में व्यवस्थित है कि नहीं है? है, अपने आप में व्यवस्था में है। मिट्टी क्या करती है, देखिए स्वयं में व्यवस्था में है मिट्टी। अब क्या करती है, अपने से जो बड़ी व्यवस्था है प्राणावस्था, उसको उससे पोषण मिलता है ना। मानव उस पे चल पाता है, पेड़ पौधे वहाँ पे वो कीड़े मकोड़े ये सब पैदा होते हैं, तो उसकी भागीदारी है पूरी व्यवस्था में। पूरी जो धरती की व्यवस्था है उसमें उसकी भागीदारी है ना। ऐसे ही सभी को देख लो, पानी को देख लो, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो हमने वहाँ पे उस दिन गोल सर्कल बनाया था सभी अवस्थाओं का, तो जितनी भी बाकी 3 अवस्थाएं अपने आप में व्यवस्थित हैं, नियंत्रित हैं, अपन ने बात की थी। तो सभी तीनों अवस्थाएं स्वयं में व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर रही हैं। तो हमने एक मधुमक्खी का भी एग्जाम्पल बताया था। मधुमक्खी यदि ख़त्म हो गई, जो आइंस्टीन ने कहा था 4 साल में मानव भी ख़त्म हो जाएगा, तो उसकी भी अपनी भागीदारी है, समग्र व्यवस्था में, पूरी व्यवस्था में भागीदारी है। ठीक है, तो अपन अब आगे चलते हैं। तो वैसे ही जब मानव स्वयं में व्यवस्था होगा तो समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर पाएगा, इसीलिए वो जो विश्व परिवार का डिज़ाइन है वो बन पाएगा। अब आ जाते हैं मानव का स्वभाव। तो मानव का स्वभाव धीरता, वीरता, उदारता,
जागृत मानव के स्वभाव बोले हैं धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। तो धीरता, वीरता, उदारता मानव के स्तर पर दिखेगा, फिर दया प्रधान, धीरता, वीरता, उदारता, फिर यहाँ दया, कृपा, करुणा भी आ गया। और इसमें भी देखेंगे गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया रहेगा, है ना। जैसे यहाँ पे धीरता, वीरता, उदारता लिखा ही है, तो गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया रहेगा। तो अब ये धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा क्या है, ये आपको आखिरी की जो स्लाइड्स हैं उसमें भी मिलेगा। अभी थोड़ा थोड़ा सा बता देती हूँ, वहाँ पे आपको परिभाषा के साथ में पूरा मिलेगा, ठीक है। तो धीरता बोले मानव, देव मानव, दिव्य मानव को हम इस तरह से देख सकते हैं। मानव को बोले, एक दिन इन्होंने लिखा था, आप लोग को पता नहीं कितना ध्यान होगा क्योंकि पहली बार ही सुन रहे हैं। मानव को बोले परिवार मानव, जो मानव बस लिखा है इसको बोल रहे हैं परिवार मानव। तो मतलब कि मान लो किसी बच्चे को शिक्षा मिल रही है, शिक्षा मिलते मिलते लगभग 18 साल 20 साल का हो गया, है ना, 18 साल लगभग का हो गया, उसकी शिक्षा हो गई, अब वो जागृत हो गया, 18 साल में जागृत हो जाएगा। यदि सही शिक्षा और व्यवस्था होगी तो बच्चा 18 साल में समझदार हो जाएगा, समझदार हो जाएगा। अब वो बोलेगा कि मैं इसको अब ऐसे जीऊँगा, प्रैक्टिस करूँगा, ऐसे ही मैं प्रैक्टिस करूँगा, ऐसे अभ्यास करूँगा 2-3 साल तक। और फिर जब 2-3 साल अभ्यास हो जाएगा, वो अपने आप में विश्वास के साथ होगा कि हाँ अब मैं कर पाता हूँ, हाँ अब मैं वो समृद्धि, जो परिवार में समृद्धि लिखा है देखिए, समृद्धि के काम में कर पाता हूँ, समृद्धि मेरे को समझ में आती है, मैं उत्पादन की सारी बारीकियों को समझता हूँ, मैं परिवार को भी समझता हूँ, अब मैं विवाह योग्य हो गया हूँ। माता पिता, परिवार, समाज क्या करेगा, एक और वैसे ही युवा मिलेंगे और दोनों की विवाह हो जाएगा। अब दोनों का विवाह हो गया, अब ये मानव पद में है, अब ये एक परिवार मानव के रूप में है। इसको बोले नागराज जी परिवार मानव, जो अपने परिवार के दायित्व कर्तव्य को निभा रहा है, परिवार की व्यवस्था को निभा रहा है ना, उसको बोले परिवार मानव। परिवार में मुख्य रूप से अब वो जो परिवार में आ गया, परिवार में क्या करेगा, युवा है, 22 साल 23 साल 24 25 30 साल की उम्र तक के, है ना। तो ये परिवार मानव के रूप में अब ये वित्तेषणा, विषय क्या है इसका, वित्तेषणा। तो अब वो समृद्धि के लिए कुछ उत्पादन करेगा। वित्त ऐषणा 2 शब्द से मिलके बना है, ऐषणा, है ना। इसमें देखिए 3 ऐषणा है, वित्तेषणा, पुत्तेषणा और लोकेषणा। वित्त ऐषणा, पुत्र ऐषणा, लोक ऐषणा। ऐषणा यानी इच्छा, ठीक है। तो वित्त यानी वही जो धन वाला बोलते हैं ना, वही वाला वित्त है, वित्त मंत्री बोलते हैं ना, वही है। तो अब वो धन कमाएगा, धन यानी पैसे वाला धन नहीं बोल रहा है, अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को वो परिवार में जो समृद्धि बोल रहे हैं, आवश्यकता से अधिक जो है उत्पादन करेगा, इसको बोले वित्त ऐषणा, वो उसके लिए काम करेगा। पुत्र ऐषणा यानी कि अब उसकी अगली पीढ़ी भी आएगी, वो उनकी शिक्षा के लिए भी काम करेगा, उनको शिक्षा देगा। पढ़े थे पहले दिन, पहली शिक्षा माता पिता, दूसरा शिक्षा परिवार, तीसरा परिवार का संपर्क। धीरे धीरे केवल उसके ही बच्चे उसके नहीं हैं ये भाव उसमें आते जाएगा। दूसरे भी जो और परिवार है, देखो आसपास में और भी परिवार है, वहाँ के भी बच्चे मेरे हैं, ये बच्चा भी मेरा है, सबको शिक्षा मिल जाए, ये भाव आते 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 दीदी लोग देख के हंस रहे हैं, भैया सो रहे हैं करके सो जाते हैं, कहीं भी चिंता मत करो। हाँ हाँ वो गाड़ी चलाते चलाते सो सकते हैं सो सकते हैं क्या, सो जाते हैं बगल में अलर्ट होके बैठना पड़ता है भैया। रात की कोई जर्नी है, अंधेरा होने के बाद 6 बजे के बाद गाड़ी चला रहे हैं ना, तो बड़ा ध्यान से बैठना पड़ता है। या फिर बोल दो कि भाई कहीं जहाँ गए हो ना, दोपहर में अच्छे से 1 घंटा सो जाओ, नहीं तो झपकी मार दोगे। तो बगल में बैठ के वो फल्ली वल्ली खरीद के खिलाते रहो, तो नींद टूटे रहती है, पूरे टाइम बात करते रहो देखना पड़ता है, सो तो नहीं गए थे ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब ऐसा करते करते इसको क्या लग रहा है, केवल मेरे बच्चे को ये अच्छी शिक्षा क्यों मिले, सभी बच्चे मेरे हैं। तो पुत्र ऐशना मतलब केवल मेरा पुत्र मेरा हो गया, उसको अच्छी शिक्षा मिल गई, ऐसा नहीं, धरती के हर बच्चे को ये अच्छी शिक्षा मिल जाए, ये भाव आने लग गया। हर किसी को ये सुंदर शिक्षा मिल जाए, हर छोटे बड़े को ये मिल जाए, ये भाव आने लग गया। ये जो सुंदर बात जो नागराज जी बोल रहे हैं, पूर्ण समझ की बात जो बोल रहे हैं, ये पूर्ण समझ सब तक पहुंच पाए। लोक ऐशना, यश,
लोक ऐषणा का मतलब क्या हुआ? यश बल कामना, यश मिलना। तो यश मिलने का मतलब ये नहीं कि मेरे को प्रसिद्धि मिले, मेरे को सब जाने, मेरा मान सम्मान करें, ये वाला भाव नहीं बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, ये जो समझ है, ये सबको मिल जाए, ये इच्छा इसमें ये बनी रहेगी, ये इसके लिए ये काम करेगा। देव मानव है, देव मानव क्या हुआ? इसको बोले समाज मानव। अब ये लगभग थोड़ी बड़ी उम्र हो गई, अब परिवार की सारी जिम्मेदारियां अब उसको समझ में आ गया। खुद से सोचिए, नेचुरली जो अभी भी होता है ना, एक उम्र के बाद में लगभग 40, 45, 50 के होते हैं लगभग बच्चे बड़े हो जाते हैं। अब बच्चे आके उस जिम्मेदारी को संभाल लेते हैं ना, ये परिवार की जिम्मेदारी, ये वाली जो मानव परिवार मानव संभाल रहा है, तो उसको संभाल लेते हैं। तो जो प्रौढ़ हो गए हैं वो उनको जिम्मेदारी दे देते हैं, ठीक है भैया तुम करो। अब वो थोड़ा समाज को देखते हैं, समाज की जो व्यवस्था है, स्कूल शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, उत्पादन वाली व्यवस्था, वहाँ पे न्याय हो रहा है कि नहीं। कुछ लोग रहते हैं ना गांव में भी, कुछ बुजुर्ग लोग जिसके पास लोग जाते हैं न्याय के लिए, है ना, भैया ये बता दो भैया ये ठीक नहीं हो रहा है, देखो ना ये परिवार है, दोनों भाई मानते नहीं, इनको समझा दो। इस तरह से वो अब समाज मानव हो गया। फिर ये दिव्य मानव हो गया, उनसे भी बड़ा। अब समाज की व्यवस्था और भी लोग आ गए, उनसे अगली पीढ़ी जो है वो पहुंच गई। अब वो बोला ठीक है, अब मैं वो व्यवस्था वाली जगह में रहूँगा, मेरे को बाकी सब परिवार का पता है, समाज का पता है, अब मैं वो जो नीतियाँ बन रही, नैतिकता बन रही है, उस जगह पे रहूँगा, मैं वहाँ पे हूँ। तो अब क्या हुआ, ये जो ऐषणा थी, वित्तेषणा पुत्तेषणा से ये इसको समझ में आ गया, ये इसका पूरा हो गया कि हाँ भाई मैं पैसा वाला काम कर पाता हूँ, पुत्तेषणा वाला काम कर पाता हूँ। अब देव मानव जो है उसमें लोकेशना बचा। अब समाज में वो जा जाके सबको बता रहा है कि देखो भाई ये अच्छी शिक्षा है, इसको कर लो, अच्छे अच्छे काम करते हैं ना समाज में, वैसा कर रहा है। अब जो ये दिव्य मानव है, ये अब सर्वतोमुखी समाधान, ये देखिए सर्वतोमुखी समाधान हम बोर्ड पे लिखे लाल पेन से। अब ये 4 आयाम 5 स्थिति, वो एक बड़े जगह पे वहाँ पे बैठ के, जरूरी नहीं घूम रहा है वो रहा है अपने परिवार में ही रहा है, सुबह दोपहर शाम रात परिवार में ही रह रहा है। विचार रूप में वो वहाँ बैठ के कुछ नीतियाँ बना रहा है, कुछ सोच रहा है, विचार कर रहा है। और टेक्नोलॉजी थोड़ी ना ख़त्म हो जाएगी, मोबाइल फ़ोन ये सब तो रहेंगे ही, ख़त्म थोड़ी ना हो जाएंगे, तो सब रहेंगे, तो वो उसको सब आता रहेगा, बुद्धू थोड़ी ना होंगे। तो ये सब कर रहे हैं। अब ये विषय हो गया। अब ये धीरता वीरता उदारता क्या हुआ? न्याय के प्रति निष्ठा। परिवार में रह रहे हैं तो परिवार की पहली ज़रूरत है न्याय, हर किसी के साथ में न्याय हो। जो एक उदाहरण बता रहे थे ना कि अपने जो मायके जाते हैं तो वो छोटा भतीजा दौड़ के आता है 3 साल वाला, तो उसको एकदम प्यार करते हैं। बाद में उसका छोटा भाई बहन आ गया तो उसको ध्यान होता है, भाई बड़ा वाला कितने डिप्रेशन में जाता है। इसीलिए तो भाई बहन की लड़ाई होती है ज़्यादातर, जितने भाई बहन सगे भाई बहन की भी जो लड़ाई होती है इसी की होती है। ये लोग भी लड़े हैं, हाँ हाँ देखो, हाँ चल रहा है, हाँ आगे में यही होता है। माता पिता जो नया छोटा आ गया पूरा ध्यान उस पर लगा देते हैं। अरे उसको अभी कुछ नहीं पता, पहले तो बड़े की मानसिकता बनाने पड़ेगी, बड़े को पहले ध्यान देना पड़ेगा। जब माता पिता कहीं से आ रहे होंगे, काम करके आते हैं, दोनों दौड़ते निकलते हैं ना, वो छोटा वाला ऐसे घुटने में जैसे भी निकल रहा होता है, बड़ा तो बेचारा इतना बड़ा दौड़ते निकलता है, छोटा वाला ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है, उसको देख के वो उसको उठा लेते हैं। वो बड़ा मैं कहाँ गया ढूंढते रहता है, उसकी आंखें बोलती रहती हैं कि मैं भी चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ, उसको मिलता ही नहीं है बेचारे को। क्या हुआ? न्याय नहीं हुआ। तो ये धीरता वीरता ये न्याय का मामला है। अभी हमारे में धीरता वीरता ही नहीं है। धीरता मतलब न्याय के प्रति निष्ठा। अब मेरे को न्याय समझ में आता है, न्याय मतलब उभय तृप्ति, न्याय समझ में आता है और मैं उसके लिए निष्ठान्वित हूँ, मैं ऐसा कर पा रहा हूँ, न्याय मैं कर पा रही हूँ, मैं कर पा रहा हूँ, ये हो गया धीरता। वीरता का मतलब हुआ कि अब मैं दूसरों को भी न्याय दिला पा रहा हूँ। मतलब आप गए हो, आपके ननद आई, वो आके आपके 2 बच्चे हैं आपके घर में आई हैं, वो आपके छोटे बच्चे को उठाने लग गए, आप धीरे से इशारा करोगे नहीं पहले बड़े को उठा। क्या किए आप? न्याय कर पा रहे हो आप, है ना, उसको न्याय दिला पा रहे हो। हम तो करते थे भाई ऐसे, बच्चे छोटे छोटे रहते उनको दिखता नहीं रहता ना, हम उंगली से दिखा रहे हैं पहले इसको प्यार कर, पहले इसको बटा उठा, पहले इसको दिखा, तो करे हैं भाई, तो जाके तो तालमेल है, लड़ते नहीं हैं बच्चे, नहीं तो कितनी लड़ाई होती है पूछो, दिख रहा है खूब लड़ाई होती है। 2 भाई बहन हो गए, 1 से ज़्यादा हो गए, तो बस यही चलता है ना। तो क्या हुआ? धीरता वीरता नहीं आ पाई परिवार में। देखो ये परिवार का मामला है, धीरता वीरता।
तो वीरता मतलब अब दूसरों को भी न्याय दिला पा रहे हैं, है ना, एक एक व्यक्ति को न्याय दिला पा रहे हैं। घर में नई बहू आती है, सास बहू की लड़ाई क्यों चलती है, उससे इतने सारे सीरियल क्यों बन रहे हैं, है ना, क्योंकि समाज में, परिवार में ये धीरता वीरता लोगों को ध्यान ही नहीं गया है ना। जो नई बहू आती है, सास को लगता है कि ये मेरा अधिकार क्षेत्र था, मैं उसको दे दूंगी, तो कैसे चलेगा। वो बहू बेचारी आए रहती है, सोचती है कि मैं पूरा अपना घर बार, अपनी पहचान छोड़ के यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे मेरे को कुछ मिल ही नहीं रहा है, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा क्या एग्जिस्टेंस है, मेरी पहचान क्या है ना। तो अब क्या है, कोई जो समझदार व्यक्ति होगा, यदि वो समझदार होंगे, तालमेल बिठा लेंगे कि ले बेटा तू कर, ठीक है मम्मा मैं कर रही हूँ, है ना। अब कोई समझदार व्यक्ति वो बताएगा सास को, बहू को, या दोनों समझदार होंगी, खुद से करेंगी, न्याय हो पाए दोनों में कि भाई अब ये अगली पीढ़ी आ गई, आप थोड़ा आराम करो, और आप हो इनसे पूछ के करो कि इस घर की क्या नीतियाँ हैं, किस तरह से करते हैं, तो ये तालमेल न्याय बना रहेगा, है ना। तो ये धीरता वीरता उदारता क्या हो गया, दूसरों को भी न्याय। अभी तक तो यहाँ एक एक व्यक्ति को न्याय दिला रहा है, अब ये न्याय सबको मिल जाए, ये भाव अब मेरे में बनने लग गया। ये उदारता उससे भी बड़ी चीज़ है। धीरता पहले खुद में आया, वीरता दूसरों को भी न्याय दिला पाए, उदारता क्या हुआ, अब सबको न्याय मिल जाए। उसके लिए अपना तन मन धन ये भी हम अब सोच रहे हैं कैसे लगाएं। तन भी लगा दिए, मन भी लगा दिए, धन भी लगा रहे हैं, वो है उदारता। ये पूरा परिवारगत मामला है, समाज में भी है ही, गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया है ना। तो परिवार में बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि समाज में नहीं करना है, समाज में भी न्याय करना है ना। तो अभी दिखेंगे ना दीदी लोग के छोटे छोटे बच्चे, तो सब बच्चों को प्यार करना है दूसरा बगल में देखता रहेगा तो ध्यान देना है ना, इतना नहीं बोल रही हूँ, है ना। तो सबके साथ में न्याय, ठीक है। अब आ जाते हैं देव मानव में दया प्रधान धीरता वीरता उदारता। देखिए इसमें धीरता वीरता उदारता लिखा ही हुआ है, तो गुरु मूल्य में लघु मूल्य है ही। दया मतलब अब क्या कर रहे हैं, समाज मानव है ना, परिवार मानव से ऊपर हो गया, परिवार का अब इसको सब पता चल गया, अब समाज मानव है। तो ये क्या करेगा अब कि अब वो दूसरों को ये जो वस्तु है ये उपलब्ध हो जाए, इसके लिए प्रयास करेगा। वस्तु मतलब ये जो पूर्ण समझ है, पूर्ण समझ का जो ये प्रस्ताव है, लोगों को कैसे पहुंचा दूं, वो समझने लायक तो है, पहुंच नहीं पा रही है, ये चीज़ नहीं पहुंच पा रही है, उसके लिए काम करेगा, शिक्षा का काम करेगा, ये सब करेगा। ये देव मानव हुआ। दिव्य मानव क्या करेगा, अब उनको, अब तुमको ये शिक्षा मिल गई, अब तुम जियोगे कैसे, जीना भी तो है ना, मैं कैसे करूं, क्या करूं, किस तरह से हम परिवार में रहेंगे, कोई कैसे जिएगा, लोग उनसे पूछेंगे, उसके पास तो सारा ज्ञान है, वो मानव देव मानव ये सब हो के आया है, वो जी के आया है दिव्य मानव, तो वो सबको अब बता पाएगा, उसके पास ये सारा खजाना है। तो ये हो गया कृपा करुणा। अब आ जाते हैं दृष्टि। तो दृष्टि में यहाँ से तो पता ही है आप लोग को, न्याय धर्म सत्य की दृष्टि, तो समझ तो तीनों की रहेगी। ऐसा नहीं कि मानव को धर्म और सत्य की दृष्टि का नहीं पता, उसको पता रहेगा, लेकिन जीने में न्याय प्रधान रूप से रहेगा, क्योंकि परिवार में जी रहा है वो। धर्म यानी समाज वाला भाग हो गया, सत्य यानी पूरा सर्वशुभ, पीढ़ी से पीढ़ी सबको मिल जाए, ये वाली दृष्टि है। तो देव मानव में धर्म प्रधान रूप से रहेगा, न्याय और सत्य रहेगा ही। दिव्य मानव में केवल सत्य की दृष्टि बोल रहा है, मतलब वो सत्य की दृष्टि से सबको मिल जाए, वो वाला भाव, केवल मेरे बच्चे को मिले, मेरे परिवार को मिले, ये नहीं होगा, है ना, बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। प्रमाण के रूप में ये लोग प्रमाण के रूप में दिखेंगे, व्यवस्था में, ये शिक्षा में, आचरण में, स्वतंत्रता में प्रवृत्ति, स्वतंत्रता से जीना, ये सारा कुछ उनमें हमको दिखाई देगा, वो उस तरह से प्रकाशित होंगे। आचरण ही दिखाई देगा, केवल बोल बोल के नहीं दिखेगा। अभी तो हम लोग आधी बातें बोल रहे, इतना सारा बोल रहे हैं, थोड़ी ना सब जी पा रहे हैं हम लोग। क्यों दीदी, राखी दीदी, इतना सारा बोलते हैं, नागराज जी ने लिख दिया है सारा कुछ, हमने पढ़ लिया है, पढ़ा है, अपने वरिष्ठ जनों से सुना है, तो हम बहुत सारी चीज़ें बोल पाते हैं, बहुत सारा हमने जोड़ा है, जो बोला है उन्होंने उसको हमने आपस में जोड़ा है, अपना कुछ शोध किया है, तो उसको हम बोल देते हैं। लेकिन जितनी इतनी सारी जो बातें बोल रहे हैं सबको जी लिए, ऐसा तो है नहीं, है ना। लेकिन ये लोग तो जीते रहेंगे, केवल बोले थोड़ी रहेंगे, तो जी रहे हैं, प्रॉपर जी रहे हैं, इनके आचरण में वो दिख रहा है, ठीक है। हम थोड़े थोड़े से उपलब्धियों के साथ में हैं तो उसको बताते रहते हैं है कि नहीं सरस्वती दीदी, सरस्वती दीदी, थोड़े थोड़े आचरण के साथ में हैं, बस उतना ही बता पाते हैं, थोड़ी थोड़ी उपलब्धियों के साथ में। एक्चुअली तो हमको बहुत सारी उपलब्धि और चाहिए ही चाहिए, है ना। तो थोड़ी, ऐसा नहीं कि जीरो उपलब्धि के साथ में, बहुत सारी उपलब्धियां हैं ही, है ना।
लेकिन अभी बहुत बचा है। तो अब ये जो पूरा जो ये ज्ञान हो गया है, हाँ भैया दीदी वो स्लाइड वापस लेना। ले ली आपके बोलने से पहले। दीदी मेरे को ऐसा लगता है राक्षस मानव में भी वितेषणा पुतेषणा ऐषणा तो होती है, वो थोड़ा और धीरता वीरता भी होती है, केवल वो चक्कर दृष्टि का ही पड़ रहा है, बाकी एकदम होता है एकदम ऐसा। एकदम 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 वैसा ही है, मतलब नेचुरल है, ये कुछ एकदम नई चीज आ गई ऐसा नहीं है, है ना। लेकिन ये निरंतर नहीं बने रहता, क्योंकि हम तो जो ये जो डिज़ाइन नागराज जी बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, कोई नई चीज़ तो बोल नहीं रहे हैं ना। जैसे बोले ये बार बार न्यूटन ने अस्तित्व में नियम को क्या किया, पहचाना, कोई खोजा थोड़ी ना। तो नागराज जी ने अस्तित्व में ये डिज़ाइन है ही, पुत्तेषणा वित्तेषणा लोकेशना धीरता वीरता उदारता, ये तो है ही, मानव का नेचुरल डिज़ाइन है ये है। हाँ, तो ये नेचुरल डिज़ाइन है, लेकिन हमारे में थोड़ा थोड़ा अंश है जो कभी कभी हमको दिखता है, हम करते हैं। अभी भी जो घर के लोग हैं वो करते हैं ना वित्तेषणा, कि परिवार की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, लगे रहते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन हमको तरीका नहीं पता, सही रास्ता नहीं पता, सही समझ नहीं है, इसलिए शोषण भी करते हैं उसके एवज में, है ना। बहुत सारा करते ही हैं कई जगह पे। तो ये सारा कुछ है ही, लोकेशना भी है। लोग सोचते हैं, जैसे मैंने उस दिन सिकंदर का कहानी सुनाया था कि वो विश्व विजय पे क्यों निकला, उसको लगा, उसके गुरु ने ये बोला अरस्तु ने कि ये जो ग्रीस जो संस्कृति है इसी से ही पूरे संसार का भला होगा। क्या था ये, लोकेशना ही तो था कि इसको पूरे संसार पे जब सब लोग इसको अडॉप्ट कर लेंगे तभी सभी सुखी होंगे, ऐसा कुछ तो था। तो ये कर ही रहे हैं अभी हम, किसी को अभी भी कोई अच्छी बात लगती है तो हम चाहते हैं ना लोगों तक पहुंच जाए, तो वो हम कर ही रहे हैं, लेकिन वो सही क्या है, वो सही का पुट हमको नहीं है। तो कई बार निरंतरता नहीं रहती, हमारी धीरता बड़ी जल्दी छूट भी जाती है ना। बच्चा हमारा नहीं सुनता तो तुरंत हमारी धीरता छूट जाती है, हमारा भाई बहन पति पत्नी नहीं सुनते तो बड़ी जल्दी धीरता छूट जाती है, ठीक है। तो ये कुछ अंश है ही, है ना, नेचुरल है ये, इसलिए नागराज जी ने बस पहचाना, हमको बता दिया, ठीक है। तो अब जब ये सही शिक्षा मिलेगी तो क्या लिखा है, समस्त समझ का परिणाम या सही शिक्षा से मानव की अपेक्षा या सही मानव की पहचान, ठीक है। तो अब इसमें जो ये 7 पॉइंट लिखे हैं, तो इससे क्या होगा, जो हम ये समझ वाली बात जो बोल रहे हैं, 3 ज्ञान बोले, फिर विवेक भी डाल दिया, विज्ञान भी डाल दिए, तो ये शिक्षा पूर्वक क्या होगा, जब 18 साल में बच्चा समझदार होगा, जब बोल रहे हैं तो किस तरह से समझदार होगा। पहला जो सबसे पहला चीज़ उसमें आएगा स्वयं के प्रति विश्वास। ये वो विश्वास नहीं है जो हम कॉन्फिडेंस बोल रहे हैं, लगभग वैसा है, लेकिन ये ऐसा विश्वास है, ज्ञान संपन्नता वाला विश्वास, कि मैं अब अपने आप में व्यवस्थित हूँ, ये स्वयं में व्यवस्था में हूँ, मैं कभी हिलूँगा डिलूँगा नहीं, अपने आप में पूरे विश्वास के साथ में हूँ। इस विश्वास के साथ हूँ कि मैं समग्र व्यवस्था में अब भागीदारी के लायक हो गया हूँ। ये विश्वास आना स्वयं में, ये है स्वयं के प्रति विश्वास। श्रेष्ठता के प्रति सम्मान के प्रति विश्वास। तो दूसरा जो बिंदु है श्रेष्ठता के प्रति सम्मान, अब वो क्या देख पा रहा है, उसको हर जगह पे अब श्रेष्ठता दिखाई दे रही है, क्योंकि अब वो भागीदारी करना चाहता है। अभी क्या है, हम तो बच्चों को भागीदारी ही नहीं सिखाते, छोटे से छोटे अपनी जो ज़रूरत है उसको भी पूरी करना नहीं सिखाते। आज तो हर चीज़ के लिए हमारे घर में मेड होते हैं, सहयोगी होते हैं, तब तो और स्थिति खराब हो गई है ना, शहरों की स्थिति और बुरी। तो ये जो भागीदारी है, जब उसको पता है कि मेरे को भागीदारी करना है, तो वो हर आयाम में भागीदारी, शिक्षा, उत्पादन, परिवार, समाज, राष्ट्र, हर जगह पे भागीदारी में उसको पता है कि मैं तो ये करने वाला हूँ, ये तो मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है। तो वो क्या करेगा, छुटपन से ही उसका ध्यान जाता रहेगा, अच्छा ये उस चीज़ को अच्छा कर पा रहा है, अच्छा ये कितना अच्छा इस बात को बता पा रहे हैं, अच्छा ये कितना अच्छा खेती कर पाते हैं, अच्छा ये कितने अच्छे से गौशाला संभाल पाते हैं, अरे वाह ये कितने अच्छे से बोल पाते हैं, ये कितने अच्छे से लोगों के साथ व्यवहार कर पाते हैं, ये इनकी धीरता तो कभी ख़त्म ही नहीं होती है, बच्चे जब बदमाशी करते हैं ये कितने बढ़िया से उनको संभालते हैं। इस सारी श्रेष्ठताओं पर अब उसका ध्यान जाएगा, बच्चे का ध्यान जाता रहेगा, तो वो हर विधा में उस श्रेष्ठता को देख पाएगा हर मानव में और उसका सम्मान कर पाएगा। तो ये उसमें विश्वास आ जाएगा कि हाँ मैं श्रेष्ठता का सम्मान कर पाता हूँ। अभी क्या होता है, हम लोग सम्मान करते हैं बहुत से लोगों का, लेकिन बहुत सारी हम बुराइयाँ भी देखते हैं
और फिर बुराइयां देखते हैं और उसको कर भी देते हैं आपस में बोल बोल के। और जब वो व्यक्ति सामने आता है हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगता, अरे नहीं भाई बेचारे कि हम बुराई किए थे करके, हमारा कोई सम्मानजनीय व्यक्ति है, हमको खुद को अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता जब हम सम्मान नहीं किए तो, है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं, देखिए सम्मान के प्रति विश्वास, तो ये विश्वास आता है कि मैं श्रेष्ठता का सम्मान कर पाता हूँ, मेरे से हो पा रहा है। तीसरा क्या हुआ, स्वयं की प्रतिभा या समझ के प्रति विश्वास। समझ क्या है, यही 3 ज्ञान की उसको समझ हो गई, इसी को बोले समझ। उसको पता है कि अब मेरे को सब कुछ पता है, ज्ञान के रूप में मेरे को सारी चीज़ पता चल गई, ये उसको अब समझ हो गया, ये विश्वास आ गया। अब वैसा चौथा बिंदु व्यक्तित्व, अब मैं वैसा आचरण कर पा रहा हूँ या कर पाऊँगा, ये अपने आप में विश्वास उसको आ गया, जीने में विश्वास आ गया। व्यक्तित्व को बोले आहार विहार व्यवहार, 3 चीज़ें आती हैं व्यक्तित्व में, आहार खान पान, विहार यानी जीवन शैली यानी कि रहन सहन, और व्यवहार परस्परता में जो व्यवहार है, और व्यवहार में ये कार्य भी समाया है यहाँ पे, है ना। तो मैं ऐसा जी सकता हूँ अच्छे व्यक्तित्व के साथ। पर्सनैलिटी बोलते हैं ना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तो क्लासेस होती हैं अब, है ना। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस में बच्चों को हम एडमिशन दिलवाते हैं, है ना, कुछ अच्छा सीखेगा करके। और वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाले भी क्या करते हैं आजकल, स्पीकिंग इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश सिखाते हैं, है कि नहीं। इंग्लिश सिखाते हैं कि जैसे इंग्लिश सीख के उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी, ऐसा तो हो गया है आजकल, ठीक है। तो अब ये इंग्लिश सीखने से नहीं होगा, ये आहार विहार व्यवहार में हमारा बदलाव आ जाए, समझ के अनुसार जीना हो जाए। इसी को बोले प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन के प्रति विश्वास। संतुलन का क्या मतलब हुआ, मैं जैसा समझा हूँ वैसा जी पा रहा हूँ, या मैं वैसा जी सकता हूँ एक मानव के रूप में, देव मानव के रूप में, दिव्य मानव के रूप में, ये उसमें विश्वास है। 18 साल का बच्चा ना जो जस्ट शिक्षा से निकला है उसकी बात कर रहे हैं नागराज जी। 6वां व्यवसाय में स्वावलंबन के प्रति विश्वास। स्वावलंबन का विश्वास कैसे आएगा, जो उसके परिवार के लोग हैं, परिवार के लोग स्वावलंबन के साथ में हैं। आस पड़ोस के जो परिवार है, देखिए सबसे नीचे वाले में 10 परिवार रह रहे हैं, उसके बाद अगले सोपान में और भी परिवार, सब अपने स्वावलंबन के साथ में अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। तो वो नेचुरली 3 साल 4 साल की उम्र से ये सबको सीख रहा है, उसके लिए श्रम कोई बड़ी बात नहीं है, उसके श्रम के प्रति स्वीकृति है ना, वो कर पा रहा है। अभी भी देखो ये लोग कर पाते हैं, बच्चे लोग, है ना दीदी, तो ये लोग करते हैं, इनको कोई परेशानी नहीं है ऐसा करने से। शिक्षा में जब बच्चा स्कूल जाएगा, शिक्षण संस्थान में, पहली शिक्षा माता पिता, फिर परिवार के संपर्क से उसने स्वावलंबन की चीज़ों को सीखा, है ना। 4थे नंबर पे शिक्षण संस्थान, जब शिक्षण संस्थान पे जाएगा तो क्या होगा, जो उसके शिक्षक होंगे, शिक्षक भी स्वावलंबन पूर्वक जीते रहेंगे, तो वो क्या करेंगे, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड शिक्षा होगी, है ना। अभी परिवार में तो ऐसी जैसे जैसे सीख रहा था, स्कूल क्यों जाते हैं, स्ट्रक्चर्ड रूप में क्रम से शिक्षा मिलती है। तो यहाँ पे उसको जो थ्योरी वाली शिक्षा है वो तो मिलेगी, हिंदी गणित भूगोल विज्ञान नहीं पढ़ेगा ऐसा नहीं है, सब पढ़ेगा। अब वो साथ ही साथ अब उसको साथ जीना भी सीखेगा कि अब मैं स्वावलंबन के लिए क्या क्या विधाएं करूँ। जैसे हम इस स्कूल में मौका मिला तो वो स्लाइड्स दिखाऊंगी कि हम बच्चों को सिलाई, कढ़ाई, खेती, कारपेंट्री, ये सब सिखाते हैं बच्चों को, बच्चे खुद करते हैं सब, कुकिंग, ये सारा कुछ बहुत कुछ करते हैं, है ना। तो वो जो शिक्षक होगा वो बच्चों को उसका थ्योरी पार्ट भी पढ़ाएगा और उसका प्रैक्टिकल भी करवाएगा सभी का। तो बच्चों को ये विश्वास रहेगा कि हाँ मैं इसको तो कर सकता हूँ, हाँ ये तो मेरे को आता है, इसकी सारी बारीकियाँ मेरे को आती हैं, कुकिंग की सारी बारीकियाँ मेरे को आती हैं, कारपेंट्री की सारी बारीकियाँ मेरे को आती हैं, ये घर बनाने की सारी बारीकियाँ मेरे को आती हैं। अब मैं आगे चल के जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं कोई भी विधा जिसमें मेरे परिवार की सहमति होगी, स्वीकृति होगी, वो वाली विधा को मैं अपना सकता हूँ। मान लो ये घर बनाने वाला काम, कंस्ट्रक्शन वाला काम हम लोग मिलके कर सकते हैं, उसने सीखा है स्कूल में तो वो कर लेगा, तो इसलिए उसमें स्वावलंबन के प्रति विश्वास आएगा। 7वां है व्यवहार में सामाजिकता के प्रति विश्वास।
वो सामाजिक होगा, सभी के साथ किसके साथ कैसा व्यवहार होना है, किसको क्या बोलना है, कैसे रहना है, कैसे ये शिक्षा तक पहुंच जाए, इसके प्रति उसमें विश्वास होगा। तो ये शिक्षा पूर्वक ये विश्वास उसमें आएगा। और अब इस विश्वास पूर्वक जो बोली 18 साल में उसकी शिक्षा पूरी होगी, वो समझदार हो जाएगा, समझदारी पूर्वक अब उसमें ये आ गया। अब वो 3 साल जो बोल रहे हैं नागराज जी, समाजशास्त्र किताब जो बोल रहे हैं, सुबह जो बोल रहे थे ऑडियो, 3 साल लगभग वो इसका अभ्यास करेगा परिवार के लिए कि जीने में व्यवहार के रूप में और कार्य के रूप में, उत्पादन के रूप में अभ्यास करेगा। फिर वो अपने आप को ये मानेगा कि हाँ अब मैं विवाह योग्य हो चुका हूँ। तो समाज की स्वीकृति से, उनका परिवार की स्वीकृति से विवाह होगा और फिर वो परिवार की व्यवस्था को संभालेगा। ठीक है, ये अपन ने देख लिया था। आवश्यकताओं की पूर्ति की शुरुआत परिवार में ही होती है। भौतिक आवश्यकता, भावनात्मक आवश्यकता, ये देखे थे। अब ये क्यों देखे, बॉक्स में देखते हैं नीचे में क्या लिखा है, ये क्यों बता रहे हैं। समृद्धि के लिए उत्पादन का क्रियान्वयन, भौतिक आवश्यकता पूरी करने के लिए समृद्धि की आवश्यकता होगी। समृद्धि बोले भौतिक आवश्यकता को पहचानेंगे तो जो ये देखिए परिभाषा में बोल रहे हैं, समृद्धि यानी आवश्यकता से अधिक उत्पादन। तो आवश्यकता से उत्पादन तो मैं, अधिक उत्पादन तो मैं कर लूँ, अभी भी कर ही रहे हैं। देखिए अभी भी जितनी भी आवश्यकताएं हैं हमारी, उससे ज़्यादा ही हमारे परिवार में होता है, लेकिन हमको उसका मूल चीज़ नहीं पता कि मेरी आवश्यकता कितनी है। आवश्यकता कितनी ही नहीं पता। पहले करीब 40 साल पहले एक साइकिल में काम चलता था, फिर 3 साइकिल में काम चलने लग गया, फिर एक बाइक आ गई, फिर 3 बाइक आ गई, अब 1 कार आ गई, अब 4 कार आ गई। पहले एक घर में होता था, अब 3-3, 4-4 घर हो गए। आवश्यकताओं का कोई एंड ही नहीं दिख रहा। तो पहले तो समझदारी पूर्वक परिवार बैठ के अपनी आवश्यकताओं को निश्चित करेगा, फिर वो आवश्यकता के लिए क्या उत्पादन करना है वो तय करेगा और फिर आवश्यकता से अधिक उत्पादन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ख़त्म करते हैं। यहाँ पे आके अपन क्या करेंगे उसको 2 मिनट रख देती हूँ। आके हम देखेंगे, अब जो बात करेंगे ये मज़ेदार रहेगा कि अब हमको संबंध में कैसे जीना है। हमारे पास इतने सारे जो संबंध हैं, इतनी मोटी मोटी अपन ने पूरी बात कर ली, जितनी बात होनी थी यहाँ पे वो वाले बोर्ड पे जो सुबह रखे, अभी ये सब जो रखे, ये हमने तात्विक बात बोल रहे हैं। जो ज्ञान वाली बात है वो थ्योरी वाली बात है, थ्योरी वाली बात अब पूरी हो गई। अब हम करें क्या, क्या क्या होता है, कौन कौन से संबंध हैं, उस संबंध में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से मूल्य होते हैं। दीदी पूछे थे ना मूल्य वाली बात, दीदी सूट पहन के आए हो आज, है ना, मूल्य पूछ रहे थे ना। तो अब मूल्य को हम देखेंगे, मूल्य क्या होते हैं, है ना। तो मूल्य कितने कितने मूल्य हैं, कौन को देखिए उसमें लिखा है, ये देखिए माता पिता का संतान के साथ संबंध, वो पीले बोर्ड में फ्लैक्स में, संतान का माता पिता अभिभावक से संबंध, तो उसमें कौन सा मूल्य रहेगा, भाई बहन संबंध में क्या करेंगे, क्या होता है, ये सब कुछ अपन आके देखेंगे। 3 बजे मिलेंगे, ठीक है ना, 3 बजे, ठीक है, 3:15 में नहीं, 3 बजे, ठीक है। चलिए नमस्ते सभी को, भोजन पे मिलते हैं।